नमस्कार आप लोगों को। गुरु जी प्रणाम। जय स्पष्ट गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। सर नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 विनय जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अरुण जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। जय स्पष्ट गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी जी। करण जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम सालू। शंकर सरोहा जी प्रणाम जी गुरुदेव। राम राम। प्रणाम, नमस्ते प्रणाम, गुरु जी। जगजीत सिंह जी। गुरु जी आ गए नमस्ते। हम लोग भी। और क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसा प्रैक्टिस चल रहा है? बढ़िया है। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने विनय जी को कहेंगे कि अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे होंगे। हाँ सर, आपकी कृपा है, कुछ न कुछ हो रहा है सर। तो सभी कोई अपने प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे और हम ही थोड़ा विलम्ब हो जाते हैं। कोशिश करेंगे। हर बार यही बोलते हैं, नहीं हो पाता है क्योंकि न पर डे क्लास हो जाता है। कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार ही जुड़ा करें आप लोगों के साथ। बहुत इच्छा होती है लेकिन समयाभाव होता है और कभी कभी ये कह लीजिए कि आलस्य भी होता है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का समय नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कभी कभी आलस्य भी होता है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को हम आगे का बात क्या बताएंगे, 2-4 लाइन की बात है, वो आप लोग समझ लीजिएगा। रिसर्च क्लास अच्छा चल रहा है। आप लोगों का जो प्रैक्टिस एंड रिसर्च है उसमें कुछ तब्दीली लाई गई है, कुछ अच्छा बताने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि मीनू जो है मार्गदर्शन लेते हुए अच्छा काम करते हुए। तो सबसे पहले तो क्लास लेने वाले को धन्यवाद, मीनू को धन्यवाद कि उसका प्रयास जो है तो बड़ा सार्थक है। उसी प्रयास के सिलसिले में कोई भी चीज़ ऐसा आता है तो कभी बताती है कि आप बताए नहीं है तो हम अभी नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने आप लोगों को पढ़ाया लेकिन आप भी पुस्तक पढ़ रहे हो, आपको भी, आपने भी शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया और आपका ज्ञान बढ़े तो जो मैंने नहीं बताया है उसको भी आत्मसात करना चाहिए। उसको यदि आत्मसात करेंगे तो हमको उम्मीद है कि आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। इसीलिए हमने आप लोगों को हमेशा ये कहा है कि सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना स्वाध्याय करेंगे ना उतना ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो स्वाध्याय जरूरी है। जहां से पढ़ रहे खत्म हो गया किताब फिर से शुरू कर लिया, समझ रहे हैं? तो एक हाँ जी। बार में पढ़ने से दोबारा पढ़ लिया, फिर जब तीसरे बार में क्या हुआ, किताब उठाए कोई सा भी पेज पलट गया उसी को पढ़ लिए। अब हमारी स्थिति वही है कि अब कोई सा भी किताब उठाते हैं, जो पेज पलट गया उसी को पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं ना? उसी में पढ़ते रहते हैं, जहां तक मन लगता है पढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी ये आदत होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे। दूसरी बात है कि गोचर और दशा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है सभी को कि गोचर को ज्यादा माना जाए कि दशा को ज्यादा माना जाए। अभी भी पढ़ लेने के बाद भी, 1 साल के बाद भी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। हमेशा दशा का महत्व अधिक है। जितना दशा का महत्व है उतना गोचर का महत्व नहीं है। दशा में गोचर का महत्व क्या है? मान लीजिए कि हमारी दशा चल रही है राहु में शुक्र की, तो राहु में शुक्र की स्थिति 2 तरह से समझना है। पहला, कि हमारे जन्म पत्रिका में राहु और शुक्र कहाँ है, वो जन्मकालिक स्थिति हो गई। और दूसरा, जब वो दशा चल रही है तब राहु और शुक्र कहाँ है, ये वर्तमान स्थिति हो गई।
समझ रहे हैं? तो पहला क्या हो गया कि जन्मकालिक दशा का स्थिति हो गया। मान लीजिए जन्मकालिक दशाओं में 3-11 का है, ट्रांजिट में 4-10 का हो गया, 6-8 का हो गया, 2-12 का हो गया, अर्थात गोचर में, तो दशा का प्रभाव कम हो जाएगा, जितना फल देना चाहिए उसमें कमी हो जाएगी। तो दो स्थितियों में, क्योंकि वो मेरी दशा अलग होगी और लोगों की दशा अलग होगी, जरूरी नहीं है कि सबको राहु में शुक्र की दशा चल रही होगी। तो राहु में शुक्र के वर्तमान पोजीशन से आपको फायदा है, क्योंकि आपके राहु में शुक्र की दशा चल रही है। अच्छा, मान लीजिए कि राहु में शुक्र की दशा 10 लोगों को चल रही, तो क्या एक जैसा होगा? नहीं। किसी का राहु समसप्तक में होगा, किसी का राहु द्विद्वादश में होगा, किसी का राहु 3-11 में होगा, अलग अलग स्थिति में होगा। किसी का राहु लगन में होगा, शुक्र पंचम में बैठा होगा, किसी का शुक्र पंचम में होगा, राहु लगन में बैठा, अलग अलग दशम में राहु। तो ये सब के लिए अलग अलग होगा। इसीलिए जो लोग ट्रांजिट के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि राशिफल बोलते हैं, एक तो उसको 90% 95% तक मिथ्या ही माना जाए, क्योंकि वो लोग एक ही बार लिख के रखते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन यदि हम दशा अंतरदशा के हिसाब से यदि कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए जो प्रारंभिक नियम है, यही नियम है कि महादशा और अंतरदशा, साथ में प्रत्यंतर दशा भी, की स्थिति जन्मकालिक पत्रिका में क्या थी और वर्तमान समय में गोचर में क्या है। अब गोचर में जो स्थिति है उसको ना तो चंद्रमा से देखना है, ना ही लग्न से देखना है, ना अन्य किसी ग्रहों से देखना है। उसका स्वाभाविक स्थिति देख लीजिए क्या है, और स्वाभाविक स्थिति देख करके बताना है कि क्या फल होगा। इसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, बोलने का प्रयास कीजिएगा, आएगा, अभ्यास में आ जाए। 4-10 का है तो घर और कर्म की चिंता होगी, 3-11 का है तो लाभ और पराक्रम की चिंता होगी, 2-12 का है तो स्वास्थ्य आदि की चिंता होगी, व्यर्थ की चिंता होगी, 5-9 का है तो संतान के और भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये चिंता होगी। षडाष्टक का होगा तो अतिशय भय होगा मन के अंदर, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, रोग ऋण शत्रु या अचानक चोट चपेट दुर्घटना। लोग कहते हैं ना कि एंजाइटी हो जाता है, कैसे हो जाता है? हो सकता है कि ऐसे दशाओं का प्रभाव हो जिसकी वजह से हो जाता है। कई लोगों के लिए कुछ समय के लिए होता है, ठीक हो जाता है, और कई लोगों का वो कंटिन्यू चलते रहता है, बाद में मेडिसिन लेने लगते हैं। तो हम हमेशा यही कहेंगे कि आज के इसमें 1-2 बात लेकर के आए हुए हैं, जिसमें पहला बात तो यही है कि जन्मकालीन दशा, जन्मकालिक दशा कह लें, जन्मकालीन नहीं, जन्मकालीन दशा का तो महत्व है ही, वो तो आप लोग जान चुके हैं, सभी लोग उसको अपने प्रैक्टिस में रखते ही होंगे। अगर जन्मकालीन दशा को भूल रहे हैं तो उसको फिर से प्रैक्टिस में ले लीजिए, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जन्मकालिक दशा और वर्तमान समय में उस दशा नाथ की स्थिति ट्रांजिट में क्या है, इस दोनों से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ट्रांजिट में भी होता है कि अब हर चीज के लिए ट्रांजिट देखना है, विवाह के लिए देखना है, उपनयन के लिए देखना है, संतान के लिए देखना है, नौकरी ज्वाइन करने के लिए देखना है। तो गोचर कालखंड को निर्धारित करता है। तो आप लोग समझते हैं कि एक कालखंड का जो निर्णय होता है वो शनि करता है, क्योंकि शनि टाइमिंग का कारक होता है। तो किसी भी प्रकार की दशा हो या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उसमें सबसे पहले शनि का ट्रांजिट देखना चाहिए, क्योंकि वो एक कालखंड को निर्धारित करेगा कि ये जो कालखंड है अंतरदशा वाला, गुरु में बुध चल रहा है, शुक्र में शनि चल रहा है, ये जो कालखंड है शनि का कालखंड है,
क्या इस कालखंड में हमारे लिए काम पूरा होगा? तो कालखंड को निर्धारित करता शनि है। तो वो कालखंड लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 2.5 साल का हो सकता है मैक्सिमम। तो उस समय पर क्या शनि का प्रभाव है? किसी भी जिस भी चीज के लिए देखना चाहेंगे, शादी के लिए देखना है तो सप्तम और सप्तम से सप्तम लगन होता है। तो सप्तम स्थान के ऊपर, सप्तमेश के ऊपर, कारक के ऊपर, या लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, कारक के ऊपर शनि का प्रभाव आया तो मान लीजिए कि अब वो 2 साल जो है ना वो शादी के लिए हो गया, 2.5 साल वो शादी के लिए आ गया। वो एक पहला एक्टिवेशन हो गया, पहला एक्टिव हो गया। दूसरे नंबर में वो टाइमिंग तो देता ही देता है, ये तो हम हमेशा हमेशा कहते ही हैं। तो दूसरे नंबर में गुरु आता है जो साल का निर्णय करता है, क्योंकि गुरु 1 साल में बदल जाता है। तो गुरु 1 साल में बदल जाता है, तो गुरु के ट्रांजिट को भी हम लोगों को देखना चाहिए। देखना वही चाहिए जिस भी भाव के विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए संतान के लिए कर लिए तो पंचम पंचमेश कारक, नवम नवमेश कारक, इसके ऊपर गुरु का प्रभाव आया नहीं। भाव सिद्धि काल अलग है, वो आप लोग पढ़ते रहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा साथ लेकर के चलना। तो गुरु साल बता दिया। मास का कारक सूर्य होता है। तो सूर्य क्या उस महीने में, आप लोग जब अभ्यास कीजिएगा, अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए बैठिएगा, तो क्या सूर्य आखिरी के महीने में, शादी जिस माह में हुआ, 10-20 लोगों का शादी, संतान, ये मोटा मोटा चीज, जॉब का ज्वाइनिंग हुआ, फर्स्ट जॉब जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या सूर्य का ट्रांजिट मिल पा रहा है? कब? जब वो आखिरी का महीना होता है, उस समय पे क्या वो सप्तम सप्तमेश, लग्न लग्नेश के ऊपर प्रभाव डाल रहा है? और उसके बाद दिन के लिए कारक होता है चंद्रमा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो क्या इस दिन के लिए चंद्रमा जो है सो आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता है कि वो सप्तम सप्तमेश और लग्न लग्नेश को देख रहा? तो ये तो हो गया, बच जाते हैं 3 ग्रह। 3 ग्रह अपने कारकत्वों के अनुसार प्रभाव डालते हैं। मंगल को देखा गया है कि हर मांगलिक कार्य, जितने भी प्रकार के मांगलिक कार्य हैं, वो 2-3 महीने पहले, आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, 2-3 महीने पहले उस भाव भावेश और कारक को, जैसे सप्तम के लिए है तो सप्तम सप्तमेश कारक को, और लग्न लग्नेश और कारक को प्रभावित करता है। गुरुजी आप सबको म्यूट कर लीजिए प्लीज। किसी का हॉर्न बजे जा रहा है। ये कैलाश जी का बज रहा है। चलिए, उसके बाद शुक्र अपने कारकत्वों के अनुसार, आपको घूमने फिरने जाना है, आपको बहुत बड़ा मकान बनवाना है, आपको कहीं बड़ा निवेश करना है, उस समय मंगल की तरह शुक्र का प्रभाव दिखेगा। व्यवसाय शुरू करना है, ठीक है ना। रोग आदि का जब समय आता है, उस समय की बात करते हैं, उस समय बुध आपको दिख जाएगा किसी न किसी रूप में गोचर करता हुआ, आपके दशा अंतरदशानाथ या भाव भावेश जो हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, उसके ऊपर से आपको उसका आना जाना दिख जाएगा। तो सभी 7 ग्रहों का, अब ये नहीं कहेंगे कि राहु केतु का कोई योगदान नहीं होता,
लेकिन ट्रांजिट को मोस्टली 7 ग्रहों से ही समझना चाहिए। हमने पहले ही बताया हुआ है कि सारे लग्न से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लग्न से देख रहे हैं या चंद्रमा से देख रहे हैं। संतान की बात होगी तो गुरु को लग्न बना करके देखेंगे। शादी की बात होगी तो शुक्र को लग्न बना करके देख सकते हैं। व्यवसाय की बात होगी तो बुध को लग्न बना करके देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार उस ग्रह को लग्न बना करके अन्य ग्रहों का ट्रांजिट देखना है, उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। कार्य किस प्रकार का है, प्रश्न किस प्रकार का आया है, उस प्रश्नानुसार जो दाता ग्रह हैं, जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, लग्न से देख लीजिए, चंद्रमा से देख लीजिए और उसके बाद दाता ग्रह से भी ट्रांजिट देख लीजिए। बहुत कम महत्व है, लेकिन कहते हैं ना कुरियर का काम है, आखिरी वक्त पे यदि काम हो गया तो हो गया। तो इसीलिए काम करना दशा का काम है, लेकिन वो फल प्राप्त करवाने में सहयोग जो है सो गोचर का होता है। इसीलिए उसको भी अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो हम जिस भी तरह का कार्य के विषय में ज्योतिषाचार्य से पूछें, ज्योतिषाचार्य लग्न चंद्रमा के बाद उस ग्रह से संबंधित गोचर को भी देखे। अर्थात संतान की बात हो रही है तो गुरु से अन्य ग्रहों का गोचर देखें। शादी की बात हो रही है तो शुक्र से अन्य ग्रहों का गोचर देखें। यहां से कहिएगा गुरु से क्यों नहीं देखें, यहाँ पति पत्नी की बात नहीं हो रही, शादी की बात हो रही। समझ गए? तो इस तरह से सभी ग्रहों से गोचर को समझना है। आप लोगों ने को मैंने बताया कि एक कालखंड के लिए शनि को देखें, क्योंकि जब तक वो तय नहीं होगा, हर काम में देखते हैं ना टारगेट होता है 2 महीने में काम करना है या 2 साल में काम पूरा करना है। आज आप लोग देख पाए होंगे, हम तो क्लास में ही व्यस्त हैं, कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ होगा। तो ये एक टाइम फ्रेम था कि इतने से इतने दिन में तैयार हो जाना है। वो जो टाइम फ्रेम बनाता है वो टाइम फ्रेम शनि बनाता है हमेशा। उसके ऊपर जो ब्लेसिंग का ठप्पा लगता है कि हाँ बन जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, वो गुरु से आता है। लेकिन गुरु उसके साथ साथ साल का भी निर्धारण करता है कि इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। मास के लिए सूर्य और दिन आदि के लिए चंद्रमा। लिखा नहीं मिलेगा, अभ्यास करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? दशा के लिए भी आप लोगों ने समझ लिया कि जन्मकालिक दशा किसी भी ग्रह की है, उसको ट्रांजिट में देखना है। ट्रांजिट में किसी ग्रह विशेष से नहीं देखना है। ट्रांजिट में एक दूसरे से कहाँ स्थित है पहला देखना जरूरी, ये हो गया। उसके बाद ग्रह विशेष से देखिए। आप चंद्रमा से देखना चाहते हैं तो चंद्रमा से देखिए, तो स्थान निर्णय हो जाएगा ये चौथे में है, 5वें में है, 6ठे में है, 12वें में है, कहाँ है। लेकिन हमको पहले चौथे, 6ठे, 12वें से ज्यादा महत्व है वो एक दूसरे से कहाँ है। क्लियर हो गया? तो पहला जो दृष्टि होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक दूसरे से कहाँ है ये हमको पता चले। और दूसरी दृष्टि में हम चंद्रमा से लगा सकते हैं। तीसरी दृष्टि में महादशानाथ से लगा सकते हैं। महादशानाथ को लग्न में डाल दीजिए, अंतर प्रत्यंतर दशानाथ देखिए कौन कौन से भाव में गया हुआ, अपने आप आपको रिजल्ट कहने में सुविधा होने लगेगा। तो गोचर कई प्रकार से पढ़ाते आए हैं हम, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लोगों को और वो राइट क्लिक कर करके देखना है और कुछ करना नहीं है। आपके दिमाग में जो जो बातें समझ में आए उसको नोट करते रहिए या बोलते रहिए। सामने यदि क्लाइंट बैठा हो तो उसको बोलते रहेंगे।
क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्योतिष सीख लेगा वो और क्या हो जाएगा। तो हमारा कहना है कि पहले स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का एक्सिस देख लेते हैं, फिर चंद्रमा से देख लेते हैं, फिर महादशानाथ से देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न कर लेता है और महादशा अंतर्दशानाथ उस भाव को बताता नहीं है, बताने का मतलब है वो भाव एक्टिव नहीं हो रहा है और उससे प्रश्न आ गया, तब हम आप क्या करेंगे। तो महादशा और अंतर्दशा नाथ से उस भाव की दूरी कितनी है, अर्थात पहला है भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, कौन सा भाव है ये देखना है। महादशा अंतर्दशा नाथ से छठा आठवां हो गया, तो इसका मतलब है कि उस भाव का फल जो पूछा जा रहा है यदि उस समय घटित होता है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। तो पहले महादशा से देख लेना है, फिर अंतर्दशा से देख लेना है, फिर प्रत्यंतर दशा से देख लेना है। किसको, विचारणीय भाव को, जिस भाव को विचारने के लिए हमसे क्लाइंट ने कहा वो एक्टिव नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके रिजल्ट के बारे में उसको जानकारी चाहिए। तो महादशानाथ से, अंतर्दशानाथ से और प्रत्यंतर दशानाथ से वो भाव कहाँ है ये देखना जरूरी। क्लियर हो गया। आज हमारे पास इतना ही विषय वस्तु था, बाकी आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का प्रश्न लेने के लिए हम आते हैं। आप लोगों को अपने मतलब कार्यकाल में जो भी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस में क्या क्या परेशानी आती है वो परेशानी आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ ये परेशानी तो इस चीज को नहीं देख पाए सर, पढ़े तो बहुत, इस चीज को नहीं देख पाए। तो अगर उस चीज को नहीं देख पाते हैं आप, वो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला विषय कैसे समझना है, वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। विनय पटेल जी बताइए क्या प्रश्न है। सर ये अभी आपने कहा गोचर में, थोड़ा तेज बोल लीजिए सर आपने कहा गोचर में ये शनि जो है कालखंड निर्धारित करता है, तो इस पे थोड़ा सा एक पत्रिका लगा के सर, जैसे आप पत्रिका लगाइएगा, हम फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, जो भाव जैसे एक मिनट, सातवें से संबंधित फल को होना चाहिए, फल होना चाहिए, क्योंकि इसको एक्टिव करने वाले ग्रह की दशा आ गई। तो क्या शनि यहाँ बैठा है, क्या शनि यहाँ बैठा है, क्या शनि यहाँ बैठा है, या शनि यहाँ बैठा। इसका मतलब है कि शनि ने इसको एक्टिव कर दिया सप्तम स्थान को। अब देखिए कि शनि के बाद गुरु का पोजीशन कैसा हो रहा है। गुरु भी इस दशा, ये जो दशा है सातवें का फल होना चाहिए, इस दशा को सपोर्ट करता हुआ गुरु का पोजीशन आता है क्या, गुरु इस भाव को या इस भाव को एक्टिव करता है क्या ट्रांजिट के हिसाब पे। ये है शनि कालखंड निर्धारित कर दिया। जब जो ये दशा चल रहा है इस दशा में आपकी शादी होगी। क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज ये सब पूछना था कि क्योंकि शनि जब एक्टिव करता है गोचर में या लग्न में किसी भी भाव को, तो कुछ परेशानी भी देता है, ऐसा भी मान के चलेंगे ना। इसको यहाँ परेशानी को भूल जाइए अभी। अच्छा जी, आप पहले ये समझ लीजिए कि इस भाव से संबंधित फल आने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, समझ गए। परेशानी समझने के लिए तो दशा है ही, जन्मकालिक कुंडली है ही, समझ रहे हैं ना। गोचर में परेशानी समझने के लिए भाव हानि वाला जो नियम बताते हैं वो है ही। नॉर्मल जो पत्रिकाओं में दशा देखते हैं उसकी बात करते हैं। क्लियर हो गया।
अब मंगल को भी 3 महीना पहले, 2 या 3 महीना पहले देखेंगे कि उस किसी न किसी रूप में उसको एक्टिव कर रहा है। तो ऐसे स्थितियों में हम लोगों को एक कालखंड को, लंबे कालखंड को निर्धारित करने के लिए शनि, वर्ष को निर्धारित करने के लिए गुरु, द्वित्रिमास को निर्धारित करने के लिए मंगल, 1 महीने को निर्धारित करने के लिए सूर्य, और उसी के आसपास आपका चंद्रमा जब ट्रांजिट में अच्छा हो जाए, उसके 1 आध दिन के अंदर शादी विवाह, संतान आदि का जन्म होता है। क्लियर हो गया? जी कमल शर्मा जी, प्रणाम। प्रणाम। एक छोटा सा, उसको मैं कैसे बोलूं, हो क्या रहा है कि जब हम किसी के बारे में बीमारी का, कोई डेथ का या इस तरह का जो मतलब जातक के लिए बुरा समझ लीजिए हो रहा है, तो वो उसके लिए तो प्रोडिक्शन बहुत ही अच्छी परसेंटेज में हो रही है। और किसी के लिए जो अच्छे काम है, जैसे शादी है और अपना जॉब है, कैरियर है, उसमें थोड़ी सी परसेंटेज डाउन हो जाती है। ऐसा थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, ये मजाक सा लग रहा है कुछ। ना मजाक नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि आप पत्रिका को गहराई से देख पा रहे हैं, तभी तो आप चोट चपेट, दुर्घटना, मेडिकल आदि का विषय में जान पा रहे हैं। और करियर रोज बदल रहा है, लोग कितना बताता रहेगा, आप समझिएगा बात। अच्छी चीजें ज्यादा बता पा रहे हैं, ये हो रहा है। बाकी की घटनाएं जी हर बार घटित होते रहती है, हर बार। अब शादी तो हर बार नहीं होगा, लेकिन आज हमने नौकरी ज्वाइन किया, कल रिजाइन किया, फिर परसों ज्वाइन किया, समझ रहे हैं ना? जी। तो बाकी के बातों को भी अगर हम अपने क्षमता अनुसार देखेंगे, जिस क्षमता से आप उस विषय को समझ पा रहे हैं कि मेडिकल वाला स्थिति या खराब स्थिति, मृत्यु वाला स्थिति, ये सब समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ज्यादा समझ पा रहे हैं, पत्रिका को अच्छा एनालाइज कर पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आप लोगों को करियर के लिए बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जानते हैं। करियर का अलग से कोर्स भी आप लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने। तो उसके ऊपर फोकस कर लेंगे तो आपको समय मिल जाएगा। करियर जब भी फोकस करें तो उसके त्रिकोण को न छोड़ें, अर्थात दूसरा और छठा स्थान को न छोड़ें। हम लोग क्या करते हैं ना, स्थान विशेष को फोकस करते हैं, उसके त्रिकोण को छोड़ देते हैं। जिस स्थान विशेष को फोकस कर रहे हैं उसके त्रिकोण को फोकस करना होगा। अगर त्रिकोण ठीक है तो इसका मतलब है कि आगे अच्छा है, और त्रिकोण बिगड़ गया तो आगे बिगड़ गया। किसी भी स्थान को, लग्न को ही देख रहे हैं तो पहले लग्न, पंचम और नवम, इन तीनों को देखेंगे। केंद्र देखेंगे तो पहला, चौथा, 7वां, 10वां, चारों को देखेंगे। हम इसीलिए पढ़ाए ही हैं उसी तरीके से। केंद्र देखने के लिए पहले सिखाया पहला, चौथा, 7वां, 10वां, फिर त्रिकोण सिखाया 5वां और 9वां, उसके बाद आप लोगों को मारक खंड सिखाया। तो ये जो हम आप लोगों को तैयार करते हैं, वो उसी तरह से तैयार करते हैं कि आप जब किसी भी विचारणीय भाव, किसी भी भाव जिसका विचार कर रहे हैं, उसका केंद्र, त्रिकोण, 6, 8, 12 सब देख डालिए। 4, 5 ही तो नियम है जी। पहला नियम है, आप लोग फिर से समझ लीजिए, जिसको नहीं याद है नोट कर लीजिएगा, कई बार बता चुके हैं। पहला नियम है कि विचारणीय भाव से के आसपास तथा विचारणीय भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक न हो। आसपास कहने का मतलब है कि उसके अगल वाले बगल वाले घर में यदि दोनों घर में अशुभ ग्रह है, पाप कर्तरी हो जाएगा। समझ गए ना? अरिष्ट में लिखा गया है कि लग्न, ये लग्न हो गया तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चंद्रमा लग्न में हो और सारे अशुभ ग्रह पूर्वार्ध में हो, अर्थात चौथे से 10वें तक में हो, तो जातक जल्दी बचता नहीं। क्यों लिखा गया? क्योंकि सभी ग्रहों का प्रभाव जो है सो लग्न के ऊपर आ जाएगा, उसके करीब आ गया है सारे अशुभ ग्रह। तो हो सकता है वो इसलिए लिखना चाह रहा हो कि लग्न भी यही हो गया, चंद्रमा भी यही हो गया, और इस दोनों घर में ज्यादा ग्रह हो गया, अशुभ ग्रह हो गया। इसका मतलब है इसको ज्यादा पीड़ा हो जाएगी। अभी मेडिकल के क्लास में कल या परसों हमने ये बात बताई है, ठीक है ना?
तो जिस भाव के आसपास तथा उस भाव के ऊपर या उस ग्रह के ऊपर अधिक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, वो तो गया काम से। समझ रहे हैं? बिल्कुल। गुरुजी, अब एक मिनट, इसको और क्लियर कर देते हैं, तब आप हमको ये कीजिएगा। दूसरा है कि विचारणीय भाव या विचारणीय ग्रह से केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होना चाहिए, अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। विचारणीय भाव या विचारणीय ग्रह से छठे, आठवें, 12वें में 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। एक आध है तो चल जाएगा, 2 या 2 से अधिक है तो नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? ये 3-4 बातें हैं जिसको कि हमको हमेशा याद रखना है। ये मास्टर स्ट्रोक है। कई लोगों का देखेंगे गुरु अच्छा है, कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, लेकिन जब शादी के बात पूछते हैं तो कहता है लोग कि डिवोर्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गुरु से छठे, 8वें, 12वें में अशुभ ग्रह था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अगर क्या तीनों में होना चाहिए? नहीं। यदि 8वें में ही 3 ग्रह हो गया तो वो भी प्रभावित कर देगा। छठे में 3 ग्रह हो गया वो भी प्रभावित कर देगा, और 12वें में 3 ग्रह अशुभ हो गए तो वो भी प्रभावित कर देगा, वो भी डिवोर्स करा देगा। क्लियर हो गया? अर्थात छठे, 8वें, 12वें में, यदि छठे में भी है, 8वें में भी है, 12वें में भी है, तब तो समझ लीजिए कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन यदि छठे में ही 2 या 2 से अधिक है, 8वें में ही 2 या 2 से अधिक है, 12वें में 2 या 2 से अधिक है, तो वो उस भाव का हानि करेगा, उस ग्रह की हानि करेगा, जिससे छठे, 8वें, 12वें में ये ग्रह। हम हमेशा कहते हैं कि दूसरा, छठा, 8वां, 12वां खाली हो, और यदि ग्रह हो तो शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह ना हो। ठीक है? तो ये बताते हैं। संजीव झा जी बताइए क्या प्रश्न है? और प्रश्न है कमल जी? गुरुजी, उसमें ये था कि जैसे अभी आप गोचर की बात कर रहे थे, तो विचारणीय भाव के ऊपर शुभ ग्रह की अगर गोचर चल रहा हो, वहां पे कोई कनेक्ट हो उसका, तो उसमें फल अच्छा मिलेगा गोचर के हिसाब जी। और गुरुजी, एक वो पार्श्व दृष्टि के ऊपर आपने 1-2 बार बोला तो है, पर थोड़ा सा और क्लियर कर पाएंगे क्या? कर देंगे। पार्श्व दृष्टि होता है पास से गुजरने वाली दृष्टि। उसका प्रभाव कितना होता है गुरुजी? बहुत प्रभाव होता है। जी जी। तो पार्श्व ये दृष्टि नॉर्मल काम आता है या सिर्फ मेडिकल में काम आता है? ना कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे बढ़िए आगे का, कोई जरूरी नहीं है एक बार ही आसमान छू लें। ठीक है ना? आप बैठे हमारे लिए। तो यहाँ शनि है और यहाँ मंगल है, तो मंगल की दृष्टि इस भाव के ऊपर आ गई, तो ये पार्श्व दृष्टि है। यहाँ गुरु है तो गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर होगी, पार्श्व दृष्टि है। ये पार्श्व दृष्टि का वर्णन केंद्रुम दोष में बताया गया है। अच्छा। केंद्रुम दोष कहते हैं चंद्रमा जहाँ स्थित हो उससे ये दोनों घर खाली हो तो केंद्रुम दोष लग जाएगा। ठीक है? लेकिन उसको ये भी देखना होगा कि क्या इस दोनों स्थान के ऊपर कोई पार्श्व दृष्टि जा रहा है, अर्थात कोई यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देख लिया, और कोई यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देख लिया। तो यदि ये पार्श्व दृष्टि भी मिल गई तो केंद्रुम दोष भंग हो जाता है। ऐसा कोई नहीं बताता है। भंग हो जाता है। चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह है, नहीं है, राहु केतु है तो उसको भी नहीं मानो। ठीक है? या चंद्रमा के ऊपर भी किसी ग्रह की दृष्टि हो गई, मान लीजिए मंगल यहाँ से देख लिया जी। तो मंगल का प्रभाव आ गया। हाँ, वो क्लियर हो गया? तो ये तो पूर्ण दृष्टि है, लेकिन ये पार्श्व दृष्टि है। तो पार्श्व दृष्टि यदि पार्श्व में भी दृष्टि पहुंच रही है तो आसपास के देखते हैं, जब चोर होता है तो आधा इधर उधर घूम फिर के देख रहा है, कोई हमें देख तो नहीं रहा, कोई हमारे ऊपर ध्यान तो नहीं रखा है। ये केंद्रुम दोष भंग हो, मैक्सिमम पत्रिकाओं में भंग हो जाता है, लेकिन उसको बोल बोल के लोग उसका उपाय कराते रहते हैं। ठीक है? कमाने के लिए है सर साहब। बढ़िया है, आप भी कमाइए, क्या दिक्कत है? प्रभु आपसे सीखा हमने ये चीजें नहीं सीखी। हाँ, ये बात सही है कि हमसे सीखा है, हमने ये चीजें सीखा ही नहीं। गुरुजी, ठीक ये है। पार्श्व दृष्टि जो है तो ये मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, नौवीं ऐसी दृष्टि होगी है? ना पार्श्व दृष्टि पास से गुजरने वाली दृष्टि मानी। अच्छा, क्योंकि ये हाँ। मैंने नहीं पढ़ा गुरुजी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा, ये हम स्पेशल क्लास में कभी कभी बताते रहते हैं कुछ विशेष बातें,
ये स्पेशल क्लास की बातें स्पेशल क्लास में आई है फिर से। इसका ऐसा। मतलब है कि शर्मा जी ने इसके ऊपर प्रैक्टिस किया होगा, तो उसके बाद ये प्रश्न निकल के आया। बता, अच्छी बात है। हमने कहा ना कि दोष हमारे अंदर है कि हम नहीं आ पाते हैं। महीना में एक बार आ जाए तो आप लोगों का बहुत कुछ हल कर दिया करें। आ जाए करो गुरुजी, एक तो दे दिया पर क्लास। हाँ, चलिए संजीव झा जी बताइए क्या प्रश्न। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। सर भाव जस्ट आपने जो बताया अभी कि शनि से एक पीरियड का निर्धारण हो जाता है, वो पीरियड का निर्धारण करने के लिए जैसे हम लोगों की क्लास में आपने बताया था कि भाव सिद्धि से देख के भी निकल जाता है कि भाव सिद्धि के काल आ गया तो उसमें होगा, तो क्या उसको फिर से रीचेक करें इस ट्रांजिट का ग्रह को लगा के कि सैटर्न उस समय आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं तो भाव सिद्धि से जो रिजल्ट आ रहा है उसका फल नहीं आएगा या? ना रीचेक करने की जरूरत नहीं है। भाव सिद्धि लग गया है तो फल आने वाला है, समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। लेकिन ट्रांजिट को देखने के लिए जी हम लोगों को यही बताया कि जो भी मेजर इवेंट्स है उसके लिए गुरु और शनि का ट्रांजिट में होना ये जरूरी है। आप लोग देखते होंगे भारतीय विद्या भवन वाले डबल ट्रांजिट बोलते हैं, जी जी। तो वही डबल ट्रांजिट होता है, इसी को डबल ट्रांजिट बोलते हैं। तो ये डबल ट्रांजिट नाम दे देने से थोड़ी होता है, जी जी उसको समझना पड़ता है कि ये क्यों होता है, काहे होता है। समझ गए ना। तो ये हमारे जी जी। रिसर्च स्कॉलर ने बोला है कि डबल ट्रांजिट। अरे आपके रिसर्च स्कॉलर को रहने दीजिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ सब स्कॉलर ही बैठे हुए हैं। तो जी जी। हमारे कहने का मतलब है कि आप जितना अच्छा देख सकते हैं वो धीरे धीरे आएगा ना, शार्प जी होता जी। रहेगा। जी शीशे जी। को आप एक बार ही साफ करेंगे नहीं होता है, उसको रगड़ते रहे रगड़ते रहे रगड़ते रहे, वो धीरे धीरे साफ हो जाता है, जी जी। ठीक है ना। जी जी। कोई भी तो चीज है, हथियार है, उसमें धार आप सोचेंगे कि एक बार पत्थर पे घिस दिया हो गया धार, नहीं। उसको जी जी। घिसते 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 तब धार बनता है। तो जी करत जी। करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसीलिए जी जी। अभ्यास करते रहिएगा तो अभ्यास का ही फल अच्छा मिलेगा। गुरु जी, इसमें ये चीज पूछने का था कि क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि ये जो डबल ट्रांजिट वाला है इससे लगता है लेकिन फल आता नहीं है, लेकिन उसको जब मैंने आपका ये जो भाव सिद्धि काल से मैच किया है तो भाव सिद्धि में यदि फलित होता है और तब ये डबल ट्रांजिट लग रहा है, तब हुआ भी है केसेस जिसमें कि हाँ 80 हाँ, to 90% मिलता है, लेकिन डबल ट्रांजिट से मेरे को नहीं मिल रहा है। डबल ट्रांजिट से नहीं मिलता है। हमने कहा ना कि आप इसको दूर दृष्टि से देखना चाहेंगे तब आपको समझ समझ में आए, जी ठीक है ना। फिर भी जी हम हमेशा यही कहते हैं कि हम वही बात पढ़ाते हैं जो क्लास में 50 to 60% हमको एक्सपीरियंस में आता है। हमारे जी जी एक्सपीरियंस में 50-60% आता है, तो उस जी विषय को हम पढ़ाते हैं, तो इसीलिए इस विषय को पढ़ाया है। राजीव कुमार जी। जी। एक चीज और पूछने का था गुरु जी हाँ कि ये जो बोलिए बोलिए। कुंडली आता है ये जीवित का है, मृत का है, या पुरुष का है, या स्त्री का है? इसके बारे में कई जगह कई बार ऐसा दिक्कत आई है, तो इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, इसके लिए कैसे समझा सर जाए इसको? अच्छा है बुरा है ये तो देख सकते हैं, जीवित है मृत है इसको समझ सकते हैं। जी लेकिन आज ही एक जगह हम पढ़ रहे थे जिसमें कि बताया गया कि मृत्यु के बारे में जी वशिष्ठ और बृहस्पति भी यदि अपना खाता बही लेकर के बैठ जाए ना, जी जी तो वो भी मृत्यु का भविष्यवाणी नहीं कर पाए। जी 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 समझ रहे हैं ना। आज होरा जी पराशर में ही पढ़ रहे थे हम कहीं। जी जी अगर तो उसको कहे ना पेज पलट लेते हैं वही पढ़ने लगते हैं। जी जी उसमें जी मैंने कहीं पढ़ा है, यदि कभी याद आ गया तो उसको नोट करके आप लोगों को बता देंगे कि जी ये जो मृत्यु की बात है ना, इसका भविष्यवाणी करना जो है बृहस्पति के लिए भी मुश्किल है, वशिष्ठ के लिए भी मुश्किल है, तो हम और आप कौन है, ठीक है। जी 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 लेकिन संकेत बताना चाहिए, संकेत है तो संभव है, संभावना व्यक्त करनी चाहिए। हम लोगों को थोप के रिजल्ट नहीं देना चाहिए, जी जी ठीक है। जी राजीव कुमार जी। गुरु जी प्रणाम। ये क्वेश्चन में बहुत बारी समझ में नहीं आया अभी तक। मंगल में मंगल, शनि में शनि जब चल रहा हो तो उस समय सहधर्मी बोला आपने, वो सहधर्मी को कैसे समझे ये? सधर्मी और विधर्मी, जी सर। यही समझना है। हाँ जी, आ अगर जाइए, एग्जाम्पल से बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं एग्जाम्पल से ही बता देंगे।
मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है, जी सर। इसकी दृष्टि यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्लियर हो गया? जी सर। अब मंगल यहाँ बैठा, तो शनि में जब मंगल की दशा आएगी ना, तो मंगल इस भाव का फल करेगा। जी सर। तो मंगल इसके लिए सधर्मी हो जाएगा। अगर मंगल यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठ गया मंगल, तो अब मंगल क्या करेगा? इस भाव का भी फल करेगा और इस भाव का भी फल करेगा। जी सर। तो शनि को भी इसका फल करना था, इसका फल करना था, और मंगल भी इसका फल कर रहा है, इसका फल कर रहा है। इसका मतलब है कि शनि जो अपने अंतर्दशा का फल है वो मंगल की अंतर्दशा में देगा, तो ये सधर्मी हो गया। क्लियर हुआ? जी। अब ज्यादातर लोग इसीलिए विचलित हैं कि लोग ये समझते हैं, कई जगहों पर कई व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है कि सधर्मी ग्रह कहते हैं शनि, शुक्र, बुध, राहु, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, केतु, ये आपस में सधर्मी है। ये नहीं है जी। ये सधर्मी नहीं है, प्रैक्टिकल में वो सधर्मी नहीं हो सकता। ये नैसर्गिक, इसमें आपस में शत्रुता नहीं होती, नैसर्गिक इसके आपस में शत्रुता नहीं होती, लेकिन सधर्मी के लिए तो वो न जो हम करना चाहते हैं वही आप करना चाहते हैं, तो वो सधर्मी हुआ। जी। क्लियर हो गया? इस केस में अगर मल्टीपल ग्रह आएंगे तो फिर मल्टीपल ग्रह मल्टीपल, हाँ सर, आप देखेंगे। ओके। यदि मंगल में रिजल्ट चतुर्थ का, मान लीजिए कि अब ठीक है मंगल चतुर्थ और सप्तम का फल कर रहा था, इसका तो फल नहीं कर रहा है। जी सर। लेकिन यदि बुध यहाँ बैठा है तो बुध तो इसका फल करेगा, तो बुध के जब अंतर्दशा आएगी तो ये वाला फल बुध की अंतर्दशाओं में दिखेगा। ओके। क्लियर हो गया? जी तो जी। बुध भी सधर्मी हो गया इसका। ओके। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बैठा इस स्थान का फल शनि कर रहा है, लेकिन इस स्थान का फल न मंगल कर रहा है न बुध कर रहा है। अगर सूर्य बैठ गया यहाँ, तो सूर्य तो इस स्थान को देख रहा है, जी। तो सूर्य की अंतर्दशाओं में शनि अपना फल दिखा देगा, अर्थात उसको सपोर्ट कर देगा। इसको ओके। सधर्मी ग्रह की दशा बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है सर। पर इसमें एक चीज और पूछनी है। जी बोलिए दीपक जी। सर जैसे कि इसमें ये कि अब शनि की दशा में शनि को तीसरी दृष्टि से उस छठे भाव का फल करना था, तो पर वहां पे बुध बैठ गया 12वें में, तो वो कर रहा है। पर अगर बुध शुभ होगा तो उस छठे भाव का फल वो मतलब उस पे शुभ दृष्टि मानेंगे तो वो अलग होगा, और शनि की दृष्टि पड़ती तो वो अलग होता। तो ये हाँ, तो दोनों सधर्मी कहे गए, बट दोनों का फल तो अलग अलग होना है। तो उस विषय को सामंजस्य से दैवज्ञ जन बताएं। वैसा विषय आने पर सामंजस्य से आप जैसे हम जैसे विद्वान उसको बताएं। क्लियर हो गया? ओके। विद्या भारती त्रिपाठी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस में हो कि नहीं हो? हूँ। तो अच्छा उपाय बता देते हैं। दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ा करो, लिख लो कॉपी में, दुर्गा के 32 नाम। जी। दुर्गा दुर्गा त्रिशमनी, दुर्गा पद्मी निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गसारणी, दुर्नाशनी, दुर्गोधारणी, दुर्नियंत्री, दुर्मापहा, दुर्गम दैत्य लोक, मतलब ऐसे 32 नाम है अभी। तो ये 32 नाम कहोगे कि आप क्यों बता रहे हैं हमको? तो हमको इससे फायदा हुआ इसलिए तुमको बता रहे हैं। जी। 32 नाम करने से आत्मबल बढ़ता है और किसी के सामने हेजिटेशन नहीं होता। हम किसी के सामने भी बैठ करके बोल सकते हैं। मोदी जी भी आ जाएंगे तो हमारा पसीना नहीं निकलेगा। अब तो इतना बड़ा आदमी आ गया कि अब पसीना निकल रहा है, ज्योतिष महाराज सब चीज भूल चुके हैं, समझ रहे हैं? जी। तो बड़े डीएम आ गए, कमिश्नर आ गए, तो अब आपके हाथ पांव फूल रहे हैं, क्या बताएंगे? अरे उसको नहीं पता ज्योतिष के बारे में कुछ भी बताओ, तुम ही गुरु जी हो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रखो मन में। कई लोगों का होता है कि अरे सर अच्छा करते हैं, लेकिन बड़े लोग जब आ जाते हैं तो उस समय मन जो है सो इधर से उधर हो जाता है, अच्छा नहीं बता पाते। क्यों नहीं अच्छा बताते? क्यों? क्योंकि आपका चित्त विचलित हो जाता है। आप सोचते हो कितना बड़ा आदमी आ गया हमारे पास, इसको क्या बताएं और कैसे बताएं। उससे संभव तब तो बहुत मुश्किल है। तो उसको अच्छा करने के लिए
वही दुर्गा जी के 32 नाम बोलिए। कब से बोलना है? अभी मंगलवार शनिवार ऐसा कुछ? रोज बोलो, जब से हाँ, अभी पकड़ गुप्त लेना है। नवरात्रि जो आ रहा है तब से स्टार्ट। हाँ, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से शुरू कर लो और बोलते रहो। एक दिन में 10 बार बोलो, 8 बार बोलो। 8 मिनट लगेगा 8 बार बोलने में। तुम एक साल जी करके देखो, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत हो जाएगा कि वर्णन नहीं। जी। और गुरुजी मनीष, उत्तर उत्तर कालामृत में मृत्यु खंड पढ़ रहे थे, उसमें कुछ इंदु लग्न लग्न आत्मकारक ये सब वो लिखा हुआ है। वो जेमिनी का सूत्र है। जेमिनी जब पढ़ाएंगे तब कभी समझ में आएगा। जी आत्मकारक वगैरह जेमिनी से आता है, ठीक है ना। जी तो हो सकता है कि कभी कैप्सूल कोर्स में जेमिनी ले लें। जेमिनी तो जेमिनी कोर्स का एक चैप्टर बना लीजिए सर, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं। अब बहुत रिक्वेस्ट आया है, लेकिन अब समय देखते हैं ना, समय मिल जाएगा तब फिर कर और लेंगे। गुरुजी कैरियर कैप्सूल का भी फिर से एक बार ले ले। करियर कैप्सूल के लिए वीडियो ले लो, उससे अच्छा और कुछ नहीं। जी फोन करके वीडियो प्राप्त कर लो। जितना करियर अच्छा पढ़ा दिया है पहले बार में, उतना अच्छा शायद दूसरे तीसरे बार में पढ़ा सकूं या ना सकूं, जी ठीक है ना। पूरी ताकत लगाया है पहले बार में, तो इसीलिए उसी का वीडियो ऑफिस में मिलता है, ले लो। जी गुरुजी मनीष जी। हाँ जी, सुरेश भारद्वाज जी बोलिए। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना था। आपने पिछली बार भी ये बताना, आपने बोला था अगली कभी बताएंगे। मंगल और शुक्र की युति को जो खराब समझा जाता है, अच्छा, इसके बारे में फिर अगले बार बताएं, कोई बात नहीं। गुरुजी कब, ये तो कब से चल रहा है, कब से आप बता मैं ही कई नहीं रहे। क्लास में क्लियर किए हुए हैं, आगे बता देंगे, ठीक है। खराब नहीं गुरुजी समझा मेरा एक जाता है प्रश्न है लोग छोटा सा। हाँ बोलिए। गुरुजी गुरुजी जैसे 3 अशुभ नाथ हैं कुंडली के अंदर में, तीसरा, छठा और 11वीं का स्वामी, हाँ बोलिए ना। तो वो क्या अपनी दशांतर दशाओं में खराब फल ही करेंगे? नहीं सर, कोई भी दुख स्थान का भी स्वामी अपने दशांतर दशा में खराब फल नहीं करते। खराब फल वो अपने स्थिति और अपने गुण स्वरूप के अनुसार से करते हैं। क्लियर हो गया। सुरेश भारद्वाज जी बोलिए, आप हाँ क्या गुरुजी, कहते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अभी 32 नाम आपने बताए, तो एक इसकी जगह कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं? अब 32 नाम पढ़ने बताया तो 32 नाम पढ़िए। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु। नामा वली मिमाम यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। इसके अंत में यही लिखा हुआ, ठीक है ठीक ना। है गुरु। बाकी तो पढ़ने के लिए आप पूरे जितना शास्त्र और जितना है कि पढ़ नहीं पाए, ठीक है ना। उसमें कुंजिका स्तोत्र में गुरुजी ये लिखा है कि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का ही फल मिल जाता है, जिसमें नाम भी आ गए, सहस्त्र नाम भी आ गए उनके। ना ना, वो सब आप शास्त्र नाम नहीं आता है। दुर्गा पाठ में कील कवच अर्गला और 13 अध्याय का फल मिलता है, बाकी का फल आपको पढ़ने से ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है गुरु। मनीष जी बताइए क्या प्रश्न है। गुरु जैसे आप बताए ना, शनि कालखंड में शनि का बहुत महत्व होता है, और जब गोचर में शनि का उस भाव पे दृष्टि होती तब वो मतलब एक्टिवेट होता है। तो ये जो किसी का कंपटीशन का बताना है या किसी परीक्षा का बताना है, तो उस समय किस भाव को हम लेंगे? छठे भाव को लेंगे या उसके साथ भी किसी अन्य भाव को भी लेंगे? पंचम भाव को तो लेंगे ही परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए बिना पंचम भाव के कैसे आगे बढ़े। तो भाव कौन सा एक्टिवेट, मतलब शनि की दृष्टि किस पर, मतलब कालखंड के अनुसार होनी छठे चाहिए? भाव के गोच ऊपर होना चाहिए। छठे भाव छठे पर ना? भाव, छठे से छठा भाव, हाँ जी सर। छठा हाँ। भाव, छठे से छठा भाव, ठीक है, उसके स्वामी और कारक। गुरुजी ये मतलब वो भाव लग्न के त्रिकोण में होना चाहिए और शनि की दृष्टि होनी चाहिए, लग्न या लग्नेश के? ये अब इतना जरूरी नहीं है, शनि की दृष्टि हो जाए उस किसी भी तरह से शनि तीनों को, भाव भावेश कारक तीनों में से किसी को एक्टिव कर ले, यही काफी है। अच्छा, ठीक है जी। अभिषेक जी। गुरुजी, वक्री ग्रह के बारे में एक थोड़ा सा संशय था। जैसे आपने एपीए में बताया है कि अगर कोई ग्रह है शुभ फल करने के लिए वो तत्पर है, तो वो शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है अगर वक्री हो गया, और अशुभ फल करने के लिए अगर तत्पर है तो अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है अगर वो वक्री हो गया। लेकिन गुरुजी कुछ चार्ट्स में मुझे वक्री ग्रह का जो फल है वो अपेक्षानुसार नहीं मिल पा रहा है।
क्या जैसे अगर अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये फल अच्छा मिलेगा, वृद्धि हो जाएगी, तो वो इसमें अल्पता आ जाती है, या जो इस सिद्धांत के अनुसार अशुभ फल लगता है कि अशुभ फल करेगा तो वो अशुभ फल नहीं हो पाता है, तो इसमें कुछ गुरुजी इसके अतिरिक्त भी कुछ है क्या वक्री ग्रह के लिए? जी सर, वक्री ग्रह कंडीशनल है। ये फलित ज्योतिष में अलग पढ़ाते हैं, मेडिकल में अलग पढ़ाते हैं, प्रश्न वर्ष में अलग पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं ना, तीनों थोड़ा जगह पे व्याख्या कर दीजिए। हाँ, तो कभी किसी क्लास में ले लेंगे। तीनों जगह पे तीनों का फल अलग अलग होता है। कंडीशनल प्लैनेट है तो कंडीशनल स्थिति में जो है तो इसका रिजल्ट होता है। तो ये तो फलित ज्योतिष के लिए आपको बताया है कि जिस स्थान से वो सुफल करना चाहता हो, यदि उसी स्थान में वो वक्री हो गया हो तो सुफल ही करेगा। ये एक सिद्धांत, मोटा सिद्धांत है, इससे बहुत काम चल जाता है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी रूप में उसमें अशुभता ज्यादा हो गई। समझ रहे हैं, अब वक्री ग्रह है, अशुभ है, हम कह रहे हैं 9th हाउस में अच्छा फल करता, लेकिन वहां शनि से भी दृष्ट हो गया, मंगल से भी दृष्ट हो गया, राहु केतु एक्सिस भी ले लिया। अब वो बकरी तो क्या अशुभ फल करेगा, तो इतना अशुभ फल कर देगा कि वर्णन नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि वक्री ग्रह के ऊपर अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। अन्य ग्रह उसको प्रभावित करने पर उसका रिजल्ट ज्यादा और कम हो सकता है। क्लियर हुआ जी? एक और था गुरुजी, हाँ, जैसे कि मैच मेकिंग आपने कहा था एक बार कि थोड़ा स्पेशल क्लास में इसको ले लेंगे कि किसी जातक की राशि अनुसार उसकी पत्नी की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे गुरुजी? थोड़ा व्याख्या कर दीजिएगा प्लीज। वो देखना पड़ेगा, किताब देखना पड़ेगा, याद नहीं है, बता देंगे आप। अच्छा गुरुजी, एक चीज मैं होता है। हाँ, जब जी स्पेशल बताइए। क्लास के लिए अनाउंसमेंट होता है, इस बार तो लेट अनाउंसमेंट हुआ, तो भेज दिया कीजिए 2-4, जी जिसको भी इच्छा करे तो उस सब्जेक्ट को भी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? जी। एक और था छोटा सा गुरुजी, हाँ, शुक्र से सप्तम या गुरु से सप्तम का थोड़ा सा हल्के में 2-4 लाइनें व्याख्या कर देंगे, थोड़ा सा तो ज्ञानवर्धन हो जाएगा। अच्छा है, गुरु से सप्तम और शुक्र से सप्तम का रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट अच्छा होगा। जिस शुभ अशुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या प्रभाव वो शुक्र या गुरु पे डालते हैं, ये गुरुजी थोड़ा सा समझना था गुरुजी। शुक्र से सप्तम, गुरु से सप्तम, कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है, या कोई भी भाव हो, उस भाव के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो उस ग्रह के अंदर भी शुभत्व आ सकता है और उस भाव के अंदर भी शुभत्व आ सकता है। दोनों के शुभ प्रभावों का फल हमको अच्छा मिलेगा, लेकिन कब? जब गुरु शुक्र की दशा होगी। लेकिन जब अशुभ ग्रह जो वहां बैठे हैं उसकी दशा होगी तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन सामंजस्य क्या बिठाना होगा कि इस अशुभ ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसीलिए बहुत बुरा फल करने में वो सक्षम नहीं होगा, ये मान करके चलो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आ जाएगा। अभी तो आप प्रैक्टिस क्लास में होंगे ना? गुरुजी वो प्रैक्टिस क्लास मैंने नहीं लिया, हमारा प्रश्न वर्ष वाला टकरा रहा था, इसलिए नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन प्रश्न वर्ष वाला तो नहीं, वो उसका बैच खाली हो रहा है। बैच खाली होते ही वो शिफ्ट कर देगी, 1-2 क्लास आपका डिस्टर्ब होता है, बाकी क्लास शिफ्ट हो जाता है। वो तो मैसेज दिया गया था लोगों को। जी कोई बात नहीं, अगले प्रैक्टिस क्लास तो सैटरडे होती है ना? अब वो और जिसका जो हमसे टकरा रहा है, थर्सडे, जो हमसे टकरा रहा है ना, वो क्लास 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बैच खत्म होगा तो दूसरा बैच शिफ्ट हो जाएगा। अगले प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो चलते जी, मैं सोचा अगली बार। हाँ, वो हर एक, हम जैसे ही एक एपीए कंप्लीट करेंगे तो एक प्रैक्टिस क्लास शुरू होगा, समझ रहे हैं? तो फिर अगला कंप्लीट होगा तो उसके हिसाब से लीजिएगा। अनाउंसमेंट हो ही जाता है, पता चल ही जाएगा, तो ले लीजिएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। वो मीनू का बड़प्पन है कि वो इस क्लास को चला रही है, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, गुरुजी बहुत अच्छा क्लास है। गुरुजी बहुत अच्छा करवा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, मोनिका जी का क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जो आपने अभी बताया कि शनि का जो कालखंड होता है वो एक्टिव करता है, तो हमें पता चलता है कि इन 2 सालों के भीतर शुभ कार्य होगा। तो सपोज गुरुजी शनि भी गोचर के थ्रू और गुरु भी गोचर के थ्रू उस चीज को एक्टिव कर रहा है, पर दशा में सप्तम में शुक्र और मतलब शुक्र की दशा हो या फिर सप्तमेश की या लग्नेश की
लेकिन उसके जो अंतरदशा नाथ षडाष्टक में आ रहा हो, तो क्या षडाष्टक वाली अंतरदशा में और उसी पीरियड में ये गोचर भी पूरा लग रहा है, तो क्या शादी संभव है? शादी संभव हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद आगे पीछे परेशानी होगी। अगर षडाष्टक में शादी करता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। जी सर। और गुरुजी अगर मतलब केतु अंतरदशानाथ बनकर आए, तो क्या हमें सामने वाले को बिल्कुल मना कर देना चाहिए? उसका बाकी सब कुछ लग रहा है कि नहीं शादी मत करो, केतु का टाइम चल रहा है। ना ना, ऐसा नहीं होता। अगर केतु मना द्वादश में बैठे हों देन फिर भी मना क्यों करेंगे? मना करने से कोई नहीं मानता। आजकल हमने देखा हुआ है, बहुत लोगों को मना करते हैं कि मत करना, ये काम कर लेता है, फिर प्रॉब्लम होता है तो कहता है गुरुजी आपने तो बोला था, लेकिन हम जरूरी समझ के कर लिए, अब क्या करें। तो वो गुरुजी वो तो सप्तम और सप्तमेश की स्थिति होती है ना, पाप कर्तरी में कोई अशुभ ग्रह आ गया और सप्तम में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो गुरुजी उनकी शादी में तो प्रॉब्लम आएगी ना, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? उसके लिए उपाय का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ न कुछ उपाय से आप दूर कर सकते हैं। वो करना कौन चाहता है? हाँ, निधि गोयल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ती है, तो दृष्टि अशुभ ग्रह की अशुभ होती है, अगर अपने ही भाव पर पड़े तो वो उसकी अशुभता में कमी आती है क्या? कमी नहीं, वो अशुभ होता ही नहीं है, अपने घर को कोई नुकसान नहीं करता। जी जी। इसके लिए श्लोक है कई, यो यो भाव स्वामी दृष्टो वायु, तो जो भाव अपने स्वामी से, अपने स्वामी चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, दृष्ट हो या वो वही हो, तो वो भाव बहुत बलवान हो जाता है। जी। और गुरुजी यदि एक ग्रह की अशुभ दृष्टि है, तो एक ग्रह की अशुभ दृष्टि मानेंगे उस ग्रह पर अगर पड़ती है, 2 से अधिक ग्रह पर तो हो जाता है कार्य का। 2 से अधिक ग्रहों पर प्रभाव इतना हो जाएगा कि सामने वाले को पता चलने लगेगा कि ये चीज में प्रॉब्लम है। एक ग्रहों से पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। गुरुजी एक बात और, जैसे हम कुंडली देखते हैं तो यदि ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो कभी समझ नहीं आता है कि क्या चीज में कमी होगी, क्योंकि बहुत भाव के जितने भी उसके कार्यकर, तो क्या बताएं कि किस में कमी हो सकती है, इसमें हो सकती है, उसमें, तो ये कैसे श्योरिटी लाएं कि किस चीज में कमी होगी इस भाव से? चलो इसको भी रख लेते हैं हम अपने स्पेशल क्लास के लिए, उसमें बता देंगे कि दृष्टि से हम कैसे समझें कि किस भाव किस चीज में कमी होगी। ठीक जी है? जी, ये बहुत ज्यादा कभी कभी अनश्योर हो जाता है, सामने वाले को नहीं बता पाते कि क्या अब क्या कमी आएगी आपकी ये दृष्टि। कोई बात नहीं, बता पाओगे, चिंता मत करो। धन्यवाद। करण कपूर जी। जी चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ बताइए। गुरुजी, काल समय परिस्थिति को जानते हुए अगर मेल की पत्रिका में फीमेल या फीमेल की पत्रिका में मेल, लग्न में देखने में कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सब बिल्कुल श्योरिटी कैसे कर सकता हूँ मैं? श्योरिटी के लिए तो थोड़ा हमारा बेसिक आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे दिया हुआ है। गुरुजी रटा हुआ है मुझे। हाँ, बाकी कभी क्लास इसी तरह के क्लास में बताएंगे। आपका ये दूसरे क्लास में ये प्रश्न आया है, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने। गुरुजी बेसिक तो मुझे रटा हुआ है पूरा, तब भी मैं नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसी क्लास में कि कभी आपके लिए इसको ले लें। थैंक यू गुरुजी। सर ट्रांजिट में कोई अशुभ ग्रह अपने भाव को देखता है तो वो नुकसान करेगा कि लाभ करेगा सर? नहीं, लाभ करेगा। अच्छा, ट्रांजिट में भी अशुभ ग्रह अपने भाव को देखेगा तो खराब नहीं करेगा? जी नहीं करेगा। गुरुजी एक प्रश्न और। हाँ बोलिए। अभी ये निधि मैम ने बोला कि अगर दृष्टि पड़ रही है तो वो अपने भाव का बुरा नहीं करेगा। अब वो दृष्टि स्थान को देखकर होगी या कहीं भी होगा, जैसे अष्टम में मान लीजिए देखिए, उसी मान लीजिए शनि मकर राशि को देख रहा है जी, तो उस भाव की हानि नहीं करेगा, लेकिन वहीं यदि शुक्र बैठा है जी तो उसकी हानि कर देगा। अच्छा, ग्रह की हानि कर देगा। ग्रह की हानि कर देगा, भाव की हानि नहीं करेगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। असीम सेन जी। हाँ नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। महाराज मैं वीडियो क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जब भी हो मैं आपको स्पेशल क्लास आया, मैं अच्छा लगा है, मैं शायद आपको मेल देने वाला ही था। रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्लास का बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आपको तो पहले मेल दिया था, तो यह में कुछ चीज़ मिसिंग हो रहा है। आपको जो यह में बेसिक एपीएमए का यूट्यूब में सीखा है ना, उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है। तो ये आप बुरा मत मानिएगा कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूँ,
अभी देखिए पहले स्पेशल क्लास में आके बताया जन्मकालीन दशा का बारे में 2-5 मिनट बताया, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जन्मकालीन दशा का बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बस कुछ मिसिंग हो रहा है। जो भी बात होता है ना ओवरलैपिंग होता है, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, माने आई एम फीलिंग लाइक दैट इट इज लाइक डिस्कशन, माने वी आर लर्निंग, क्योंकि अभी 9 क्लास होने का बाद भी जो भी हो जाता है, बोलिए मेरा मीनू जी ये तरह कुंडली देख दीजिए, ये तरह कुंडली देख दीजिए, अरे देख दीजिए क्या बात है, मैं इतना तो देख के रखा है, आप थोड़ा सुधार दीजिए, बात इससे पड़ेगा। अभी शुक्र का दशा चल रहा है, शुक्र सब 8 भाव में बैठा है, क्या फल करेगा, शुक्र का क्या रोल है, नैसर्गिक गुण क्या है, शुक्र का दृष्टि कहा जा रहा है, तो ऐसे कुछ मिसिंग में पढ़ रहा हूँ, तो मैं बहुत उम्मीद किया था प्रैक्टिस में, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ थोड़ा आप थोड़ा निगरानी रख के देखिए क्या मैं आपके क्लास को सुनूंगा, समझ रहे हैं, सुन करके देखूंगा, यदि कोई हमको जरूरत लगेगा तो करेंगे। होता क्या है, कभी कभी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही क्लास चले, ये संभव नहीं है, नहीं वो नहीं, क्लास में 20 लोग होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ हमको अन्य 19 लोगों को भी देखना है कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर भी मैं क्लास इधर से नहीं सुन पाया हूँ आपके क्लास को। आप कौन से प्रैक्टिस में है? मैं 9 में हूँ। प्रैक्टिस 9 का मैं क्लास सुन के देखूंगा, यदि हमको दिक्कत लगेगा तो हम देखेंगे। तो ये बुरा मत मानिएगा, ना बुरा मानने की क्या जरूरत है, हम इस बात को मानने वाले हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। माने ऐसे लगता है जब हम लोग 20 आदमी बैठ के डिस्कशन में बैठा ऑल एक्सपर्ट लग रहा है। और तो बात में बहुत ओवरलैपिंग होता है, कोई बात फिनिश होने का पहले दूसरा बात बोल देता है, वो आप जिसे रुका देता है वो हमें रुकना नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा एक बार दिखिएगा। नमस्ते, ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत संख्या में आए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक्स ईश्वर से प्रार्थना, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। 1 महीने में एक क्लास तो रखना गुरुजी है। वो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमको सद्बुद्धि दे कि मैं पर महीने एक क्लास ले लूं। ये बात सही है। सर मेडिकल वाला कब से शुरू कर रहे हैं? अभी मेडिकल वाले का 2-3 दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन। अच्छा ठीक।